नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आपको बताया था कि एक मीटिंग होगी जापान में जिसको पूरा वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली कवर करेगा, और वो मीटिंग होगी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की। और यहाँ पे आप देख पाओगे, चाहे CNN हो, अल जजीरा, वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स दुनिया भर के इस मीटिंग को कवर कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की वजह से भारत की काफ़ी आलोचना हुई। यूरोप में इंडिया को काफ़ी बार टारगेट किया गया। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि जो यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इंडिया के जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं टू यूरोप, इस पर रोक लगानी चाहिए। तो ऐसे टाइम में वॉर के बाद, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद पहली बार जब इंडिया के पीएम यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिले, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी जेलेंस्की बातचीत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी थे। एक्सटेंसिवली बात हुई बहुत से इश्यूज को लेकर, और लोगों को उम्मीद थी कि शायद यूक्रेन नाराज होगा, इंडिया से कंप्लेन करेगा। बट मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने ये ट्वीट करी, ये कहा कि मेरी मीटिंग हुई पीएम मोदी के साथ जापान में। मैंने इंडिया को इनवाइट किया है यूक्रेन पीस फॉर्मूला इनिशिएटिव में। ये यूक्रेन आप कह लीजिए ग्रुप बना रहा है कंट्रीज़ का, जहां पर मिल बैठकर बातचीत की जाए कि कैसे यूक्रेन रशिया वॉर ख़त्म हो पाए। बट प्रॉब्लम इस पीस फार्मूला में यही है कि यूक्रेन की डिमांड्स बहुत ज़्यादा सख्त हैं कि रशिया ने जो भी एरिया कब्जाए हैं, रशिया अपनी आर्मी को पीछे धकेले और उसके बाद ही पीस हो पाएगा। पर फिर भी ये पीस इनिशिएटिव एग्जिस्ट करता है और इंडिया को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। आगे जेलेंस्की ये भी कहते हैं कि मैंने पीएम मोदी को बताया कि यूक्रेन की ह्यूमैनिटेरियन नीड्स कितनी स्ट्रांग है, इन्हें मोबाइल हॉस्पिटल चाहिए। इंडिया ने देखो काफ़ी हेल्प करी है यूक्रेन की, मेडिकल सप्लाईज, एम्बुलेंसेज, बहुत तरीके से इंडिया हेल्प कर रहा है यूक्रेन की। और ऑब्वियसली यूक्रेन इन द फ्यूचर और हेल्प चाहेगा इंडिया की। और आगे जेलेंस्की देखो ये भी कहते हैं कि ये शुक्रिया करना चाहते हैं इंडिया का फॉर सपोर्टिंग यूक्रेन्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। इंडिया ने देखिए यूएन में जो भी वोटिंग हुई है रेजोल्यूशंस को लेकर, रशिया की वोटिंग, यूक्रेन की वोटिंग, हमेशा न्यूट्रल स्टांस रखा है। यूक्रेन मान रहा है कि एक तरीके से इंडिया ने यूक्रेन की जो इंटेग्रिटी है और सॉवरेनिटी है, इसकी रिस्पेक्ट करी है, स्पेशली इंटरनेशनल फोरम्स में। तो इंडिया की जो नीति थी एब्सटेन एंड चिल करने की, इसको भी यहाँ पर सराहा गया है। और ऑल टुगेदर आप देखोगे तो एक बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग हुई है। यूक्रेन ने कहीं से ये नहीं कहा कि इंडिया से हम नाराज हैं, इंडिया ने रशिया की आलोचना नहीं करी, इंडिया रशिया के अगेंस्ट कुछ बोलता नहीं है। उल्टा यूक्रेन ने इंडिया को थैंक किया है और ये कहा है कि प्लीज आप और हेल्प करिए। ना इस मीटिंग में और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। रशिया ने एक वार्निंग भी इशू करी है कि यूक्रेन को अगर F-16 फाइटर जेट मिल गए तो ये एक बड़ा स्टेप होगा और फिर रशिया एक बड़ा रिएक्शन दे सकता है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि समुद्र शक्ति 2023 आजकल बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास के अंडर, इस नौसेना के युद्ध अभ्यास के अंडर इंडिया ने साउथ चाइना सी में अपनी नेवी भेजी है। ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में है। समुद्र शक्ति 23, इंडिया सेंट इट्स नेवी इन साउथ चाइना सी। बताइए ये जो युद्ध अभ्यास है इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ किया है? यूएई, इंडोनेशिया, फ्रांस या फिर यूएसए? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना जो 2023 का G7 समिट है ये स्टार्ट हो चुका है जापान के शहर हिरोशिमा में। नाउ अगेन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ G7, G20 होस्ट करेगा इंडिया, वो सितंबर में उसका बड़ा समिट आपको देखने को मिलेगा। G7 होस्ट कर रहा है जापान। और इवन दो इंडिया G7 का मेंबर है नहीं, इंडिया को एज ए स्पेशल गेस्ट इन्वाइट किया गया है G7 समिट में। पिछले जो भी G7 समिट आप अगर देखें तो उसमें इंडिया को इन्वाइट किया ही जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है, हिरोशिमा ये एक ऐसा शहर है जिसके बारे में आपको पता ही होगा। हिरोशिमा, नागासाकी, ये दो शहर थे जिन पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। लाखों इनोसेंट लोगों की जान गई थी यहाँ पर। ये दोनों शहर मिलिट्री शहर नहीं थे, इनोसेंट लोग यहाँ पर रहते थे। और जापान की प्रोग्रेस आप देखिए, तब से लेकर अब तक हिरोशिमा ने इतनी प्रोग्रेस करी है, हिरोशिमा इतना आगे निकला है कि आज के समय जापान को जब G7 समिट होस्ट करना होता है तो ये कॉन्फिडेंटली हिरोशिमा में ये समिट होस्ट कर पाते हैं। इवन दो जापान के पास टोक्यो, क्योटो जैसे और भी बड़े शहर थे, मगर स्पेसिफिकली इन्होंने दुनिया को दिखाया है कि हिरोशिमा अब प्रॉपरली वापस खड़ा हो चुका है। इट इज़ एन इंडस्ट्रियल टाउन। और ऑफ कोर्स हिरोशिमा का जो टूरिज्म है वो भी यहाँ पर ये प्रमोट कर रहे हैं। और इस समिट के शुरुआत में अभी देखो, जो समिट की प्रॉपर बातचीत है, डिक्लेरेशन है, वो बाद में आएगी। मगर समिट से पहले भी जो यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स हैं
ये एक कैंडिड बातचीत कर रहे हैं बहुत से इश्यूज़ को लेकर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स, इंडिया के पीएम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, ये यहाँ पर मिल रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से। उस सब के अलावा देखिए इस बार का G7 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड कंट्रीज़ का समिट जो ऑस्ट्रेलिया में कैंसिल हो चुका है ना, उसकी थोड़ी बहुत मीटिंग G7 में की जा रही है। एक्चुअल समिट तो यहाँ पर नहीं हो रहा, मगर मीटिंग जो है क्वाड की यहाँ पर हुई। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ ये फुटेज। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी बैठे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीसी, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा और जो बाइडेन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मीटिंग देखिए ऑब्वियसली क्वाड का जो समिट है उसको रिप्लेस तो नहीं कर पाएगी, बट एटलीस्ट दुनिया को दिखाया जा रहा है कि क्वाड कंट्रीज के लीडर्स इकट्ठा आकर बैठे G7 समिट में। और सिंस G7 समिट में ज़ेलेंस्की पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाय द वे इंडिया में जो G20 समिट होगा उसमें ज़ेलेंस्की पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे ये भी कंफर्म नहीं है, मगर सिंस ज़ेलेंस्की G7 समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूएसए ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। यूएसए ने यह कहा है कि यूक्रेन की मिलिट्री की स्ट्रेंथ देखकर, इनका जज्बा देखकर, और ये बात हमें एडमिट करनी पड़ेगी, आई मीन नो वन एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। जब रशिया ने इनिशियली अटैक किया था, बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को यह कहा था कि यूक्रेन छोड़ के भाग जाओ, मगर यूक्रेनियंस ने जो रिजॉल्व दिखाया है और रशिया ने अपनी तरफ से जो पुअर प्लानिंग दिखाई है, उसकी वजह से बिल्कुल अब जो G7 कंट्रीज़ हैं उनका विश्वास यूक्रेन पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अब खुलेआम ये बातचीत हो रही है कि F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को थमाए जाएंगे और यूक्रेन के जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि रशिया की जो एयर सुपीरियॉरिटी है यूक्रेन के ऊपर ये भी ख़त्म कर दी जाए। नाउ रशिया ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि अब तक तो हमने बहुत चीज़ें सही, आपने आर्टिलरी शेल्स दिए, आपने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया, दुनिया भर का एम्यूनेशन दे दिया आपने यूक्रेन को, मगर F-16 के बाद हम बहुत ही बड़ा रिप्लाई देंगे, कोलोसल रिस्क हो जाएगा और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट थमाए गए। ना पर्सनली आज के समय रशिया की जो ये धमकियां है ना, ये चाइना की फाइनल वार्निंग की तरह हो गई है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक मशहूर जियोपॉलिटिकल मीम है चाइना's फाइनल वार्निंग। क्या हुआ था कि 1950s में जब ताइवान क्राइसिस हुआ, उस वक्त चाइना ने ना एक के बाद एक यूएसए को वार्निंग भेजनी स्टार्ट कर दी, और हर बार चाइना के डॉक्यूमेंट में लिखा होता था दिस इज़ आवर लास्ट वार्निंग, दिस इज़ आवर लास्ट वार्निंग। यूएसए ने ऑफ कोर्स चाइना की वार्निंग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और इन दी एंड हुआ क्या कि चाइना ने खुद का मजाक बनाते हुए 900 बार यूएसए को कहा कि अब ये फाइनल वार्निंग है, अब ये फाइनल वार्निंग है, और तब से लेकर अब तक अब मजाक सही बन गया है कि चाइना की फाइनल वार्निंग मतलब कि एक ऐसी वार्निंग जिसका कुछ खास रियल कॉन्सिक्वेंस होगा नहीं। अनफॉर्चुनेट बात है कि अब सेम केस रशिया का दिख रहा है। रशिया कह रहा है कि F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को अगर थमा दिए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम कुछ बड़ा कर देंगे उसके बाद, बट आई मीन रशिया के पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा रशिया के पास कुछ खास बचा नहीं है जिससे ये एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं यूक्रेन को। तो ऐसे टाइम में पीएम मोदी का ज़ेलेंस्की से मिलना, आप समझ सकते हैं अब कि इस मीटिंग को इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों दी गई। इंडिया ने अपनी तरफ से ये भी कहा है कि जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे, आपकी वॉर को ख़त्म करने के लिए, पीस वापस स्थापित करने के लिए। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है, इंडिया के पीएम ने कही है, विल डू वट एवर वी कैन फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन वॉर। तो हो सकता है कि यूक्रेन का जो पीस इनिशिएटिव है इंडिया उसमें भी कोऑपरेशन स्टार्ट करे। उसके अलावा अभी तो खैर जो बाइडेन के साथ जब पीएम मोदी की अलग से मीटिंग होगी तब बाइडेन भी यूक्रेन का मुद्दा फिर से रेस करेंगे, तो वहाँ पर देखना होगा इंडिया क्या कहेगा। बट ईदर वे ये G7 समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समिट से रिलेटेड बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो और लेकर आऊंगा कि डिक्लेरेशन जो है समिट का वहां पर क्या कहा गया, उसमें आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि समुद्र शक्ति 2023 बायलैटरल एक्सरसाइज ये काफी हद तक न्यूज में है। ये बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया ने करी है किस देश के साथ? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति कंक्लूड्स, खत्म हो चुकी है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी का युद्ध अभ्यास वैसे न्यूज में रहता है, सो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं
डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।